Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. I hope you are fine and doing well. आज का हमारा टॉपिक स्टेट लेजिस्लेचर में गवर्नर ऑफ द स्टेट्स है, यानी राज्य के राज्यपाल। प्रीवियस क्लास में हमने स्टेट लेजिस्लेचर में से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दो टॉपिक को हमने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हम गवर्नर ऑफ द स्टेट को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद स्टेट एग्जीक्यूटिव में हम एंटर करेंगे, जहां पर हम चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम जुडिशियरी पर आएंगे। जुडिशियरी में हम यूनियन लेवल पर सुप्रीम कोर्ट और स्टेट लेवल पर हाई कोर्ट को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्टेट लेजिस्लेचर। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट मी बिगिन टुडेज सेशन। द स्टेट एग्जीक्यूटिव इज मेड अप ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड द एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। तो गाइस, बिल्कुल सेम पैटर्न है जिस तरह हमने यूनियन में देखा था कि जो एग्जीक्यूटिव है उसमें प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अटॉर्नी जनरल, ये सारे लोग आते थे। ठीक इसी तरह स्टेट एग्जीक्यूटिव में गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, ये सारे लोग आते हैं। इन्हीं का नाम क्या है? एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव। गवर्नर एज प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह स्टेट गवर्नमेंट के हेड हुआ करते हैं। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हेड ऑफ द स्टेट हुआ करते हैं, ठीक इसी तरह गवर्नर स्टेट लेवल पर स्टेट गवर्नमेंट का हेड होते हैं। एंड द नेक्स्ट आर्टिकल 153 to 167 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद द प्रोविजंस रिलेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री। और स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 153 और 167, 153 से लेकर 167, ये आर्टिकल कंट्री के स्टेट गवर्नमेंट के रिगार्डिंग डील करता है। लाइक चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, एडवोकेट जनरल, इन तमाम चीज़ों को इन आर्टिकल में बताया गया है। And the next, governor is a titular head or constitutional head, and at the same time he is the agent of the center, as the union government nominates governor in each state. और guys, गवर्नर जो है ये टिट्यूलर या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हुआ करता है स्टेट गवर्नमेंट का, और एट द सेम टाइम गवर्नर ये सेंटर का। सो गाइस, इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि गवर्नर ये एक टिट्यूलर हेड या कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हुआ करता है। एट द सेम टाइम ये सेंटर का एजेंट भी होता है, इसलिए कि यूनियन गवर्नमेंट गवर्नर को हर स्टेट में नॉमिनेट करती है। सो दिस पॉइंट बेसिकली इंडिकेट्स द इंडिया एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट, नॉट फेडरेशन ऑफ द स्टेट। एंड द नेक्स्ट थिंग, ही एक्ट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। स्टेट के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, ये कौन होते हैं? ये लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल से सेलेक्ट होकर आते हैं। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। जो गवर्नर होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही क्या है, काम करता है। एंड द नेक्स्ट, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस आर टेकन ऑन हिज नेम। जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, काम होते हैं, वो गवर्नर के नाम पर किए जाते हैं। जिस तरह हम यूनियन लेवल पर देख रहे थे कि जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम पर किया जाता है। तो इससे समझ में आया रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये कौन होता है इन द स्टेट? चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यूनियन लेवल पर रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं। आफ्टर लुकिंग एट सम सिग्निफिकेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गवर्नर, द क्वेश्चन इज देयर, हु इज अ गवर्नर? तो गाइस, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद अब हम समझेंगे कि गवर्नर कौन होता है। सो लेट्स सी, गवर्नर इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। ही फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव वेयर ही एक्ट एज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड। तो गाइस, गवर्नर ये एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट होता है, और ये स्टेट लेवल पर स्टेट एग्जीक्यूटिव का एक इंटीग्रल पार्ट हुआ करता है। जिस तरह हम यूनियन लेवल पर देख रहे थे कि जो पार्लियामेंट है हमारा, लोकसभा, राज्यसभा, और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी क्या है, पार्लियामेंट के एक पार्ट हैं। कैसे पार्ट है? इंटीग्रल पार्ट हैं। तो ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर भी जो एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव, इसका जो है गवर्नर इंटीग्रल पार्ट हुआ करता है। और गवर्नर जो है ये चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर क्या है, ये स्टेट लेवल पर काम करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट्स द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। और इसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मरकजी हुकूमत है, ये गवर्नर को हर स्टेट के लिए नॉमिनेट करती है। तो ये था गवर्नर, कि गवर्नर कौन होता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, हाउ इज द गवर्नर अपॉइंटेड? गवर्नर को किस तरह अपॉइंट किया जाता है? सो लेट्स सी, द इंडियन प्रेसिडेंट अपॉइंट्स गवर्नर फॉर ईच स्टेट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। तो गाइज, गवर्नर जो है ये स्टेट लेवल में इन्हें क्या है, अपॉइंट किया जाता है, ना कि इलेक्ट किया जाता है। तो ये डिफरेंस हो सकता है बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर इन सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है, जबकि गवर्नर ऑफ द स्टेट को इलेक्ट नहीं किया जाता है, बल्कि इसको अपॉइंट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर।
तो इसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया है, जो इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं ये हर स्टेट के लिए गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। एंड द नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू नॉमिनेट द गवर्नर फॉर ईच स्टेट। इसी के साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, मरकजी हुकूमत है, ये हर स्टेट में गवर्नर को नॉमिनेट करने की क्या है, जवाबदेह है, रिस्पॉन्सिबल है। तो मतलब ये वैसे दो पॉइंट निकला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये हर स्टेट में गवर्नर को नॉमिनेट करने का क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। और सेकंड पॉइंट ये कि जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। तो इसी से प्रेसिडेंट और गवर्नर के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाता है इन द सिलेक्शन प्रोसेस, कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट किया जाता है जबकि गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है। सो गाइस, उसी पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया है मैंने। अनलाइक इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, देयर इज नो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर। कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन के बरखिलाफ गवर्नर के लिए इलेक्शन का कोई प्रोविज़न नहीं है, डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट किसी भी तरह का प्रोविज़न गवर्नर को सेलेक्ट या इलेक्ट करने का नहीं है, वाइस वर्सा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एंड द नेक्स्ट, द ऑफिस ऑफ अ गवर्नर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव एंड इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। और जो गवर्नर का ऑफिस है ये यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट नहीं है, बल्कि ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस हुआ करता है। द गवर्नर डज नॉट सर्व द यूनियन गवर्नमेंट एंड नीदर इज एब सुबॉर्डिनेट टू इट। और गवर्नर इसी के साथ साथ यूनियन गवर्नमेंट को क्या है, सर्व नहीं करता है और ना ही वो यूनियन गवर्नमेंट का सुबॉर्डिनेट कहलाता है। एंड द नेक्स्ट, द नॉमिनेशन ऑफ अ गवर्नर बाय द यूनियन एंड हिज अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द कैनेडियन मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। और एक गवर्नर का नॉमिनेशन यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ये बेस्ड है कैनेडियन मॉडल ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब कि जिस तरह कनाडा में गवर्नर को अपॉइंट किया जाता है ना कि इलेक्ट किया जाता है, ठीक इसी तरह इंडिया में भी क्या है, गवर्नर को नॉमिनेट किया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ना कि इलेक्ट किया जाता है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज ऑथ ऑफ ऑफिस। तो गाइस, गवर्नर के अपॉइंटमेंट को देखने के बाद अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट ऑथ किसके सामने लेते हैं। सो लेट्स सी, ही टेक्स ऑफिस बिफोर द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट। कि गवर्नर ऑफ द स्टेट ये चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट के सामने क्या है, ऑफिस को होल्ड करते हैं या शपथ लेते हैं। जिस तरह हम यूनियन लेवल पर देख रहे थे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये किसके सामने ओथ लेते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं। ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर जो हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो गवर्नर को ओथ दिलाता है। नॉट एन इंटररेग्नम इज नॉट अलाउड फॉलोइंग विच अ गवर्नर may sit in the office beyond 5 years expiry of the term till the new governor assume the charge of the office। गाइस, यहाँ पर एक पॉइंट को मेंशन किया गया है और इसका मतलब ये है कि इंटररेग्नम को अलाउ नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि एक गवर्नर को अपॉइंट कर दिया गया 5 साल के लिए, तो उसके 5 साल के एक्सपायर होने के बाद भी वो गवर्नर ऑफिस में सीटिंग करेगा जब तक कि नया गवर्नर को अपॉइंट ना कर लिया जाए। तो ये मतलब होता है इंटररेग्नम इज नॉट अलाउड। And the next thing is, at President's discretion, the Chief Justice of the High Court of the concerned state can also be appointed as the governor on a temporary basis when and how the President thinks fit। तो गाइस, इस पॉइंट का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्रिशनरी पावर भी दिया गया है उस वक्त कि अगर किसी गवर्नर का डेथ हो जाता है या कोई भी रीज़न हो कि गवर्नर जो है क्या है, रिज़ाइन दे दिए हो ऑफिस को या उनको रिमूव कर दिया गया हो, जो भी रीज़न हो, तो उस ज़माने में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को टेम्परेरी टाइम के लिए गवर्नर बना दिया जाएगा। ये ऐसे ही है जैसे कि हम यूनियन लेवल पर डिस्कस कर रहे थे कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की मृत्यु हो जाती है, फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट भी क्या है, वो भी किसी रीज़न की वजह से उनको रिमूव कर दिया जाता है या उनका भी क्या है, इंतकाल हो जाता है, तो उसके बाद जो है ऑफिस को कौन होल्ड करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक इसी तरह स्टेट लेवल पर अगर गवर्नर का डेथ हो जाता है या कोई भी रीज़न हो, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास डिस्क्रिशनरी पावर है जिसके बेसिस पर वो उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट को टेम्पररी बेसिस पर गवर्नर अपॉइंट कर देंगे। सो गाइज, अब यहाँ से हम क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर को देखेंगे कि एक गवर्नर बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। सो फर्स्ट वन इज ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। पहला ये कि वो इंडिया का नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो। एंड द सेकेंड, ही शुड बी 35 ईयर्स ओल्ड और मोर, और उसका एज 35 साल हो। एंड द थर्ड, ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, और इसी के साथ साथ वो किसी भी तरह के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड भी ना किए हों। एंड द नेक्स्ट, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ एदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, और इसी के साथ साथ वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस यानी लोकसभा या राज्यसभा या स्टेट लेजिस्लेचर के दोनों हाउस, विधानसभा विधान परिषद में से किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया
किसी भी हाउस के क्या है मेंबर नहीं होंगे। ठीक इसी तरह गवर्नर भी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। ये क्वालिफिकेशन है एक गवर्नर बनने के लिए। गाइस यहाँ कुछ पॉइंट को मेंशन किया गया है रिलेटेड टू गवर्नर। सो हैव अ लुक एट दिस पॉइंट। देयर आर 2 कन्वेंशन दैट द गवर्नमेंट फॉलोज बिफोर नॉमिनेटिंग अ पर्सन एज अ गवर्नर। यहाँ पर 2 कन्वेंशन को मेंशन किया गया है या 2 कन्वेंशन हुआ करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसी व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट या नॉमिनेट करने से पहले 2 चीज़ें क्या करती हैं। सो लेट्स सी। फर्स्ट वन इज दैट पर्सन इज नॉट अपॉइंटेड एज द गवर्नर हु बिलोंग्स टू द स्टेट। पहला पॉइंट या पहला कन्वेंशन ये है कि उस व्यक्ति को गवर्नर के तौर पर अपॉइंट नहीं किया जाता है जो व्यक्ति उस स्टेट से बिलोंग करता हो। मतलब कि जो व्यक्ति को गवर्नर बनाया जाएगा वो व्यक्ति उसी स्टेट से बिलोंग ना करता हो। मतलब ये कि वो आउटसाइडर हो, यानी कि जिस स्टेट के लिए गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा या नॉमिनेट किया जाएगा वो बंदा उसी स्टेट से बिलोंग ना करता हो बल्कि आउटसाइडर हो। ही शैल बी एन आउटसाइडर हैविंग नो रिलेशन विद द स्टेट ही इज बीइंग अपॉइंटेड टू। उसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया गया है कि वो एक आउटसाइडर होगा जिसका उस स्टेट से कोई ताल्लुक या रिलेशन ना हो। And the second convention is consultation of the chief minister is taken by the president before appointing a governor. दूसरा कन्वेंशन ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट करने से पहले वो उस स्टेट के चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करेंगे, राय मशवरा करेंगे। आफ्टर कंसल्टेशन वो एक व्यक्ति को गवर्नर अपॉइंट करेंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इट शुड ऑल्सो बी नोटेड दैट बोथ द अबव कन्वेंशंस आर नॉट एब्सोल्यूट। और गाइस इसी के साथ साथ जो यहाँ पर 2 कन्वेंशन को जिक्र किया गया है ये एब्सोल्यूट नहीं है and have been ignored by the union government in many instances। क्यों? इसलिए कि ये बारहा देखा गया है कि यूनियन गवर्नमेंट इन कन्वेंशन को रिजेक्ट भी की है, इग्नोर भी की है। नाउ वी विल सी द रोल ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो गाइज अब हमें ये डिस्कस करना है कि एक गवर्नर का एक रियासत में, एक स्टेट में क्या रोल हुआ करता है। सो लेट्स सी हियर इज द लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पहला पॉइंट या पहला रोल ऑफ द गवर्नर ये है कि गवर्नर जो है वो स्टेट और सेंटर के बीच वो लिंक का काम क्या करते हैं। मतलब कि स्टेट में जो भी कार्रवाई होंगी, जो भी कामकाज होगा, जो भी अफेयर्स होंगे, उन तमाम चीज़ों से वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को या यूनियन को, सेंटर को क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, बतलाएंगे। एंड द सेकेंड पॉइंट ही स्पेंड द रिपोर्ट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द स्टेट टू द प्रेसिडेंट। सेकेंड पॉइंट वही है कि जितने भी स्टेट के अफेयर्स होंगे, जो उनका रिपोर्ट होगा, उन तमाम चीज़ों को गवर्नर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक क्या है पहुँचाते हैं। तो ये मतलब हुआ लिंक बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इवन थ्रो ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट ही कैन एक्सरसाइज सम पावर्स ओवर स्टेट एग्जीक्यूटिव। अगरचे गवर्नर ये क्या नॉमिनल हेड है मगर उसके बावजूद इनको कुछ पावर दिया गया है स्टेट एग्जीक्यूटिव के रिगार्डिंग। सो लेट्स सी द फर्स्ट पावर इज पॉकेट वीटो, कि गवर्नर के पास पॉकेट वीटो हुआ करता है। और गाइस पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि कोई लॉ या कोई भी बिल स्टेट लेजिस्लेचर में क्या पास हुआ, असेंबली में पास हुआ, फिर काउंसिल में पास हुआ, फिर उसके बाद जो गवर्नर के पास भेजा गया उसके सिग्नेचर के लिए, तो गवर्नर के पास कई सारे ऑप्शन हैं। पॉकेट वीटो मतलब ये है कि वो उस बिल को अपने ही पास रख ले इनफिनाइट टाइम के लिए, तो ये हो गया पॉकेट वीटो। एंड द सेकंड पावर सस्पेंशन वीटो। इसका मतलब ये है कि जो बिल गवर्नर के पास गया है आफ्टर पासिंग फ्रॉम बोथ हाउसेस, उस बिल को क्या कर ले, दोबारा भेज दे कहाँ, असेंबली में, काउंसिल में रिकन्सिडरेशन के लिए। ये हो गया सस्पेंशन वीटो। एंड द नेक्स्ट पावर इज सेंड अ बिल टू प्रेसिडेंट फॉर हिज रिकमेंडेशन। और तीसरा पावर ये है कि एक बिल जो कि असेंबली से पास हुआ, फिर काउंसिल से पास हुआ, फिर वो गवर्नर के पास गया सिग्नेचर के लिए, तो अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो गवर्नर ऑफ द स्टेट है वो उस बिल को प्रेसिडेंट के पास भी भेज सकता है उनके रिकमेंडेशन के लिए। और गाइज यहाँ पे एक पॉइंट ये है, जो जिस बिल को गवर्नर के द्वारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेजा गया है, अब प्रेसिडेंट पे ये ज़रूरी नहीं है कि वो दोबारा क्या उसको स्टेट लेजिस्लेचर की तरफ भेज दें। उनके पास ये पावर है कि वो उस बिल को इन्फिनाइट टाइम तक भी क्या है अपने पास रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट डिस्क्रिशनरी पावर्स। जिस तरह प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है, ठीक इसी तरह गवर्नर को भी क्या है डिस्क्रिशनरी पावर दिया गया है। मतलब ये है कि अगर कोई पॉलिसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है या कोई भी डिसीजन लेती है जो गवर्नर के विल के अगेंस्ट है या गवर्नर उससे एग्री नहीं करता है, तो गवर्नर जो अपना डिस्क्रिशनरी पावर को यूज़ करके उस पॉलिसी को रिजेक्ट कर सकता है, डिसीजन को रिजेक्ट कर सकता है। तो ये था डिस्क्रिशनरी पावर्स ऑफ द गवर्नर। तो गाइज आज का हमारा टॉपिक रिलेटेड टू गवर्नर यहीं पर एंड करते हैं और हमने उन तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस और कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नर के डिफरेंट काइंड के पावर्स हैं उन पर हम वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।